नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी विवाद पर हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से जुड़ी खबर शेयर कर भाजपा सांसद का बड़ा बयान। कहा, मोदी सरकार ने देश की जनता से बोला झूठ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला हमला, लॉकडाउन को लेकर पूछे 10 सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लॉकडाउन लगते ही मजदूरों का पलायन, कहीं कोरोना का खतरा ना बढ़ा दे भीड़ की भगदड़। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एलएसी विवाद, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से जुड़ी खबर शेयर कर बोले बीजेपी सांसद, मोदी सरकार ने देश की जनता से बोला झूठ। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एलएसी विवाद को लेकर फिर से मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर को शेयर करके सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की जनता से झूठ बोला। सरकार कह रही है कि चीन से विवाद सुलझ गया है, पर असलियत कुछ और ही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हवाले से स्वामी ने बताया कि चीनी सेना अभी तक भारत की धरती पर मौजूद है, लेकिन सरकार लगातार इससे इनकार कर रही है। मोदी सरकार देश को गुमराह कर रही है। इससे पहले स्वामी पीएम मोदी पर सीधा निशाना भी साध चुके हैं। स्वामी ने मोदी को उस बयान पर सवाल उठाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। स्वामी का सवाल था कि जब कोई आया गया नहीं तो बातचीत क्यों। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 9 अप्रैल को चीन व भारत के सैन्य कमांडरों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई थी। पूर्वी लद्दाख में 11 माह से चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए यह बातचीत हुई। अखबार ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि चीन ने 4 फ्रिक्शन पॉइंट खाली करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सूत्र का कहना है कि चीन ने भारत से कहा है कि पैंगोंग इलाके के डिसएंगेजमेंट में जो कुछ हासिल हो उसे खुश होना चाहिए। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और गोगरा पोस्ट के निकट स्थित 17A पर चीन ने अभी भी अपनी एक प्लाटून तैनात कर रखी है। सेना के वाहन भी वहां मौजूद हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बोला हमला, लॉकडाउन को लेकर पूछे 10 सवाल। जी हां दोस्तों, कोरोना के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। माना जा रहा है कि अगर केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, जब फरवरी 2020 में कांग्रेस और राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के बारे में चिताया, आगाह किया, तो मोदी सरकार ने पहले मजाक उड़ाया, फिर 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप मनाया और 24 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जबरन गिराया। सुरजेवाला ने अगले ट्वीट में कहा, फिर 24 मार्च 2020 की रात को बगैर बताए घातक लॉकडाउन लगाया। कांग्रेस ने फिर चिताया, फिर आगाह किया, बगैर इंतजाम लॉकडाउन से गरीबों मजदूरों का क्या होगा। मोदी सरकार ने फिर एक ना सुनी। नतीजा, आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी का मंजर सबने देखा। उन्होंने आगे कहा, जब कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों का रेल भाड़ा जमा करवाया और बसों का इंतजाम करवाया तो मोदी सरकार ने पहले मजाक उड़ाया, फिर जाकर कहीं कहीं रेल का इंतजाम करवाया और यूपी में तो 1000 बसों को दिल्ली की सीमा पर ही रुकवाया और मेहनत कशों को पैदल चलवाया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, जब कांग्रेस ने अस्पताल, दवाई, वेंटिलेटर की मांग उठाई तो मोदी सरकार ने पीएम केयर फंड से हजारों करोड़ की धनराशि इकट्ठा करवाई। जब फर्जी वेंटिलेटर देख लोगों ने कहा कि हिसाब दो तो आरटीआई कानून से ही पीएम केयर फंड को छूट करवाई। कहा, पीएम केयर फंड पर नहीं कोई कार्रवाई। सुरजेवाला ने ट्वीट में कहा, पिछले 1 साल में कोरोना टैक्स के नाम पर जनता से खूब हुई लुटाई, पर न अस्पताल, न डॉक्टर, न वेंटिलेटर, न वैक्सीन और न दवाई उपलब्ध करवाई और न ही 6000 की राशि खाते में जमा कराई। हाँ, कोरोना के नाम पर इश्तिहार, फोटो छपवा मशहूरी बहुत करवाई। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस और राहुल गांधी ने फिर चिताया, कोरोना से जंग जीती नहीं गई है, खतरा टला नहीं है, दूसरी लहर आएगी, कोरोना को हराने का पुख्ता इंतजाम कीजिए। मोदी सरकार ने फिर मजाक उड़ाया, हरा गिराया, मंत्रियों से भी तू मैं करवाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन लगते ही मजदूरों का पलायन, कहीं कोरोना का खतरा ना बढ़ा दे भीड़ की भगदड़। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लॉकडाउन की आज पहली सुबह है। बाजार, मॉल सब बंद रहेंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर की सड़कों पर आज भी भीड़ है। प्रवासी मजदूरों ने सोमवार शाम से ही पलायन शुरू कर दिया है। दिल्ली में सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है, पर मजदूरों को भरोसा नहीं है कि सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। हर कोई खौफ में है और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता है। बस अड्डों पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस जाने के लिए उमड़ पड़े। आनंद विहार बस अड्डे पर खूब भीड़ दिखाई दे रही है और गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और
और बिहार जाने वाली बसें पूरी भरकर जा रही हैं, जिसकी वजह से कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। भीड़ की वजह से लोगों को बसों पर लटक कर या बसों की छतों पर चढ़कर अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी यह डर सताने लगा है कि कहीं यह भीड़ कोरोना के खतरे को बढ़ा सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क नहीं लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। प्रवासी मजदूरों की इस भीड़ ने एक बार फिर पिछले साल के पलायन की यादें ताज़ा कर दी है। दिल्ली बॉर्डर पर बसों में यात्री ठसाठस भरे जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। ऐसे में वायरस कैरियर होने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लोग घर जाने के लिए प्राइवेट बसों के दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें में लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान जैसे किया, उसी के बाद से आनंद विहार बस अड्डे से अपने अपने शहरों की ओर लौटने वाले मजदूरों का रेला लग गया। रात होते होते हजारों की संख्या में मजदूर आनंद विहार और गाजियाबाद के कौशाम्बी बस अड्डे पर नजर आए। दिल्ली में एक बार कोरोना ने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया है। रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स की कमी है। लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसलिए कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार को 6 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ा, जो 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि यह लॉकडाउन सिर्फ 6 दिनों का ही है। बावजूद इसके मजदूर बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं। यूपी बॉर्डर पर बसों में यात्री भरे पड़े हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, कोई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं लगे दिखे। ऐसे में वायरस के फैलने का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। लोग घर वापस जाने के लिए बसों की छतों पर जगह तलाशते हुए भी रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मरीजों को है अधिक जरूरत, तो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं कर सकती और इंतजार? हाई कोर्ट का केंद्र से सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है और केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति कम करके उसे वह मरीजों को मुहैया करा सकती है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा, उद्योग इंतजार कर सकते हैं, मरीज नहीं, मानव जीवन खतरे में है। पीठ ने कहा कि उसने सुना है कि गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों को मजबूरी में कोविड-19 को मरीजों को दिए जाने वाला ऑक्सीजन कम करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां जीवन रक्षक गैस की कमी है। अदालत ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा से सवाल किया, ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनकी ऑक्सीजन आपूर्ति कम नहीं की जा सकती है। साथ ही पीठ ने अरोड़ा से यह जानकारी देने को भी कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यह निर्देश देने के साथ ही अदालत ने कहा कि वह मामले पर भोजन अवकाश के बाद सुनवाई करेगी। अदालत 19 अप्रैल को कोविड-19 के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, उसी के संदर्भ में उसने यह निर्देश दिए हैं। अदालत ने सोमवार को कोरोना जाँच करने वाले लैब को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर लैब समय पर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में रोज आने वाले मामलों की संख्या 25,000 के पार जा रही है। ऐसे में गंभीरता दिखानी होगी। बताते चलें कि देश भर में ऑक्सीजन की कमी का सामना किया जा रहा है। सिर्फ मध्य प्रदेश में पिछले 13 दिनों में ऑक्सीजन की कमी से 56 मरीजों की मौत हुई है। भोपाल में सोमवार को पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन की कमी से 10 मरीजों की मौत हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सतर्क हुई जनता। गुजरात के इस शहर में लोगों ने खुद लगा लिया 10 दिनों का लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने नाक में दम किया हुआ है। हर दिन लाशों के अंबार लग रहे हैं। इस सब को देखते हुए कई राज्यों में वीकेंड या सप्ताह भर का लॉकडाउन भी लगाया गया है। हालांकि कई जगहों पर अब भी खास प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए गुजरात के वलसाड़ में लोगों में खुद ही 10 दिन का लॉकडाउन कर लिया है। यहाँ व्यापारियों और दुकानदारों के संगठन ने जिला कलेक्टर आर रावल और बीजेपी विधायक भरत पटेल के साथ बैठक में इस लॉकडाउन का फैसला किया। जिले में सोमवार के 71 नए कोरोना मामले सामने आए। इसके साथ ही यहाँ कुल मामलों की संख्या 2101 हो गई है। वहीं संक्रमण के कारण 6 लोगों की मौत भी हुई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में 416 मरीजों का इलाज चल रहा है। रविवार को वलसाड़ में इस 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद बड़ी संख्या में लोगों ने आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानों को बंद कर दिया। कस्बे में मॉल और मेगा स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें देखी गई। सब्जी मंडियों में भी सोमवार को भीड़ रही। बता दें कि गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल से किसी भी राज्य से आने जाने वालों के लिए RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। बाहरी राज्यों से आने वाले हर यात्री की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है। जांच रिपोर्ट नहीं लाने वाले से 800 रुपए का शुल्क लेकर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य स्थानों पर उनकी जांच की जा रही है और पॉजिटिव आने पर उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रखा जा रहा है। राज्य में पार्क और स्कूल आदि पहले से ही बंद हैं और 8 महानगरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ समेत 20 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू है। राज्य सरकार ने कई अहम कदमों की भी घोषणा की है।
राज्य में हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों के दौरान जुटी भीड़ और अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए क्रिकेट मैचों को भी कोरोना के तेजी से पांव फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। राज्य सरकार ने गुजरात बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की अगले माह होने वाली परीक्षाएं आज स्थगित कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक 5 कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट के इस आदेश को मानने से योगी सरकार ने इनकार कर दिया है। योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। इससे पहले कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए थे। कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होगा। इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलेंगे। मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक है। कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिए थे। कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक जारी आदेश के तहत प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आर्थिक संस्थानों, मेडिकल और हेल्थ सर्विस, इंडस्ट्रियल और वैज्ञानिक संस्थानों और जरूरी सेवाओं वाले संस्थानों को छोड़कर सभी चीजें बंद रहेंगी। सभी शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सभी ग्रोसरी शॉप और अन्य कमर्शियल दुकानें जिन पर 3 से अधिक लोग काम करते हैं वो बंद रहेंगी। होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने के सामान वाले ठेले भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी शिक्षण और अन्य संस्थान भी 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यह आदेश टीचर, इंस्ट्रक्टर और अन्य स्टाफ के लिए भी लागू है। किसी भी सामाजिक फंक्शन और आयोजन को 26 अप्रैल तक अनुमति नहीं है। जो शादियां पहले से तय हैं उन्हें संबंधित जिले के जिलाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। यहाँ केवल 25 लोगों के ही आने की अनुमति होगी। इस दौरान सभी धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। 26 अप्रैल तक सब्जी, फल, दूध वाले और ब्रेड बेचने वालों को 11 बजे सुबह के बाद सड़कों पर नहीं रहना है। कंटेनमेंट जोन्स के बारे में हर रोज शहर के 2 बड़े हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में जानकारी दी जाएगी। यह अखबार ऐसे होंगे जो इन 5 शहरों में ज्यादा पढ़े जाते हैं। सड़कों पर गैर जरूरी काम के लिए आना जाना बिल्कुल बंद रहेगा। मेडिकल हेल्प और इमरजेंसी के मामले में छूट रहेगी। इन आदेशों के अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में तेजी लाने की भी बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से हाहाकार, संजय राउत ने की विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग। कहा, स्थिति युद्ध जैसी, ना बेड, ना ऑक्सीजन, ना टीकाकरण। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस सत्र में कोविड-19 की स्थिति पर कम से कम 2 दिनों की चर्चा की जाए। संजय राउत ने सोमवार को कहा, मैं संसद के विशेष सत्र की मांग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल देश के प्रमुख नेताओं से मेरी चर्चा हो रही थी और सबकी मांग थी कि उनके राज्य में भी गंभीर स्थिति है। ऐसे मामले में अगर सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो हर राज्य की स्थिति के बारे में वहां खुलकर चर्चा होगी। इससे पहले राज्यसभा सदस्य राउत ने रविवार को ट्वीट किया था, यह एक अभूतपूर्व और लगभग युद्ध जैसी स्थिति है। हर जगह भ्रम और तनाव है, न बेड, न ऑक्सीजन और न ही टीकाकरण। कुल मिलाकर कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति की चर्चा के लिए कम से कम 2 दिनों के लिए संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राउत ने बिना कोई नाम लिए दावा किया कि कुछ राज्यों ने वास्तविक रूप से कोविड-19 मामलों की संख्या छिपाई है। उन्होंने आगे कहा कि संख्या छिपाने का कार्य अब कुछ राज्यों में बंद हो गया है, जो अब कुछ राज्यों में अंतिम संस्कार के रूप में देखा जा सकता है। सांसद संजय राउत ने दावा किया, यदि कोरोना के मामले बढ़ते रहे, आंकड़े छिपाए जाते रहे और सरकार वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाई तो अराजकता फैल जाएगी। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र के भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने ट्वीट करते हुए कहा, संजय राउत जी, आपने महाराष्ट्र की स्थिति का सटीक व्याख्या की है, इसलिए स्थिति पर चर्चा के लिए पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर्षवर्धन पर कांग्रेस का पलटवार, विफल स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाया ओछापन, माफी मांगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधे जाने पर पलटवार किया। कांग्रेस ने हर्षवर्धन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विफल मंत्री ने राजनीतिक ओछेपन और उदासीनता का परिचय दिया है। पार्टी ने यह भी कहा कि हर्षवर्धन को इस राजनीतिक अपरिपक्वता के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के साथ डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया था तो उसका जवाब
हर्षवर्धन द्वारा दिए जाने का कोई मतलब नहीं है। इस पत्र में हर्षवर्धन ने सिर्फ दोषारोपण किया है। यह उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता, उच्छेपन और उदासीनता को दिखाता है। सुप्रिया ने रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि ऑक्सीजन की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह का बयान दिया है वह बहुत असंवेदनशील है। यह हाल है इस सरकार का। चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर इस बीमारी से लड़ने का प्रयास होना चाहिए। चौहान ने कहा कि एक विफल मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को बहुत अशोभनीय जवाब दिया है। इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए कांग्रेस शासित राज्य जिम्मेदार है, जो कथित रूप से लोगों के टीकाकरण के बजाय टीकों पर संदेह जताने में व्यस्त थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनाव आयोग से अनुरोध, 1 या 2 दिन में पूरे कराएं बाकी चरण का मतदान। जी हां दोस्तों, बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को एक बार फिर निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि वह राज्य में पूर्ववत कार्यक्रम के अनुसार चुनाव संपन्न कराने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ममता ने जोर देते हुए कहा कि राज्य में आखिरी 3 चरणों का मतदान एक बार में या 2 दिन में कराए जाए। उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में एक रैली में ममता ने कहा कि आयोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य को तरजीह देनी चाहिए। ममता ने कहा, मैं हाथ जोड़कर निर्वाचन आयोग से अनुरोध करती हूं कि अगले 3 चरणों का मतदान एक दिन में कराएं। अगर एक दिन में नहीं हो सकता तो 2 दिन में करा लें और एक दिन बचा लें। उन्होंने कहा, आप भाजपा के कहने पर अपना फैसला मत लीजिए, कृपया चुनाव का कार्यक्रम कम करके जनता के स्वास्थ्य को बचाइए, भले एक ही दिन बच जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह और उनकी पार्टी का कोई नेता घने इलाकों में कोई रैली नहीं करेंगे। ममता ने इसके साथ ही देश में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले 6 महीनों में कौन सा निर्णय लिया, क्या उनके पास इसका कोई जवाब है? बिल्कुल नहीं। अगर केंद्र की ओर से सही समय पर फैसला लिया जाता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। वहीं भाजपा को दंगाइयों और जंग भड़काने वालों की पार्टी बताते हुए ममता ने रैली में उपस्थित लोगों से कहा, भाजपा नेताओं को बंगाल को गुजरात नहीं बनाने दे। इधर मुख्यमंत्री ने सोमवार को मालदा में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना की खराब होती स्थिति को लेकर ना घबराएं, क्योंकि राज्य सरकार इस बीमार के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि राज्य में नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। ममता ने कहा कि नाइट कर्फ्यू इसका समाधान नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए, घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने साथ ही भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि राजनीतिक प्रदूषण को पहले रोकने की जरूरत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिए यह निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने ऑक्सीजन, प्रवासी मजदूरों और लैब में कोरोना जांच को लेकर भी निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि मुख्य सचिव बिना किसी अधिक देरी के दिशा निर्देश के कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के अनुसार लैब को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होती है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वो यह सुनिश्चित करें कि लैब तय समय सीमा के अंदर रिपोर्ट दे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो दैनिक मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को उनकी साइट पर खाना मुहैया कराए। कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स को दिल्ली सरकार को तुरंत ही 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इस ऑक्सीजन को दिल्ली के जरूरतमंद अस्पतालों को दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन को उन क्षेत्रों में भेजा जा सके जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लैब समय के अंदर रिपोर्ट नहीं दे रही तो यह अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में रोज आने वाले मामलों की संख्या 25,000 के पार जा चुकी है। देश में 2 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज रोज आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा कई शहरों में हो चुका है। 15 से 20% लोगों को अस्पताल में जगह मिल रही है। यह इशारा करता है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों के बारे में रिपोर्ट देख रहे हैं। कर्फ्यू लगाने के साथ दैनिक मजदूरों को फिर से एक गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार सिविल समाज आगे आया था। वकील मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में हालात खराब हो चुके हैं। घरों से सैंपल अब कलेक्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट करवाने के लिए लैब से बाहर 500 से 700 लोगों की भीड़ जुट रही है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं आप बाहरी दुनिया में नहीं रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयोगशालाएं जानबूझकर कर रही हैं। चिकित्सा प्रणाली के बहुत हिस्से को बढ़ाया गया है क्योंकि क्षमताएं वहां। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
दिल्ली में लौटा लॉकडाउन, आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह तक सख्त पाबंदियों का ऐलान। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में यह फैसला हुआ है। दिल्ली में सोमवार आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी और वीकेंड लॉकडाउन जैसे ही पाबंदियां होंगी। क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा? एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में सख्ती लागू रहेगी। बेवजह दिल्ली में बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग बाहर आ पाएंगे। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। अस्पताल जाने वाले, मेडिकल स्टोर जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेंगी, लेकिन 50% यात्रियों को इजाजत मिलेगी। दिल्ली में बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, साथ ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खुला रखा जाएगा, लेकिन किसी विजिटर के जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में सभी थिएटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल को बंद करने का फैसला लिया गया है। पिछली बार थिएटर्स को कुछ क्षमता के साथ खोला गया था। जो पहले से तय शादी कार्यक्रम है उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ 50 से कम लोग ही बुला सकेंगे और उसके लिए भी ई पास लेना हो। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।